Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के द्वारा हम लोग किस प्रकार अपने एम्प्लॉयज़ को समझने में, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने में और उनके व्यवहार को प्रेडिक्ट करने में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज ए सब्जेक्ट हमारी किस प्रकार हेल्प करता है, ये पूरी लेक्चर सीरीज़ उसी पर आधारित है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक चर्चा की गई तथा आगे के लेक्चर्स में भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट में जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स आए उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे वर्क मोटिवेशन तथा लीडरशिप के बारे में डिस्कशन किया, जाना वर्क मोटिवेशन क्या है, उसका क्या अर्थ है तथा किन किन थेरीज़ के माध्यम से हम लोग वर्क मोटिवेशन को भली प्रकार समझ सकते हैं तथा यह जाना कि वर्क मोटिवेशन किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों की इफ़ेक्टिवनेस को तथा उनके बिहेवियर्स को प्रभावित करती है। उसके बाद हम लोगों ने लीडरशिप के लेक्चर्स में लीडरशिप के अर्थ को समझा और ये जाना कि लीडरशिप की जो डिफरेंट थेरीज़ हैं उन्हें हम लोग किस प्रकार कैटेगराइज कर सकते हैं। इन थेरीज़ की विशेषताओं के आधार पर इन थेरीज़ में किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है उसके आधार पर, और ये जाना कि लीडर्स के क्या फंक्शंस होते हैं और किस प्रकार लीडरशिप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपनी चर्चा को प्रारंभ किया। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट के अर्थ को समझा, जाना कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या प्रभाव है, क्या उसका महत्व है और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं तथा हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को विस्तृत रूप से जाना और ये देखा कि कौन कौन से वो मॉडल हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, उसके अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये मॉडल किस प्रकार
डिफरेंटली ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव्स को जाना और देखा किस प्रकार ये पर्सपेक्टिव्स आपस में डिफरेंट हैं और डिफरेंटली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने में हमारी मदद करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं या आप कहिए कि जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये डिफरेंट तरीके के मोड ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो कल्चर का योगदान है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं इस धारणा के साथ कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से वो मुख्य प्रकार हैं जिनके बारे में हमें जानकारी एकत्र करनी चाहिए, या आप कहें कि जिनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन है उसके मुख्यतः दो प्रकार बताए गए हैं। पहला वर्बल तथा दूसरा नॉन वर्बल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रकार हैं ये किसके ऊपर निर्धारित किए गए हैं कि जो हम चैनल्स या मेथड्स यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, किस प्रकार हम लोग अपने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यह देख पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल इन दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या उपयोगिता है। तो पहले हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन के दो मेजर कंपोनेंट या आप कहिए एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है रिटिन अर्थात लिखित तथा दूसरा है ओरल तथा मौखिक। अर्थात जब हम लोग किसी रिटिन फॉर्म में लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपना कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं रिटिन कम्युनिकेशन। और ये जो रिटिन कम्युनिकेशन है ये किस टाइप में आता है? वर्बल कम्युनिकेशन में। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीव लेनी है, आपके घर पर कोई इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैजुअल लीव अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर पर्पस क्या है कि जो एम्प्लॉई है ये अपनी हायर अथॉरिटीज़ को यह कम्युनिकेट करना चाहता है कि इस डेट को या इस डेट से लेकर इस डेट तक वह किसी इम्पोर्टेंट काम में जो उसकी फैमिली से रिलेटेड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो सहयोग है वो नहीं दे पाएगा, अर्थात वो उन दिनों छुट्टी पर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएल लेने के लिए आप रिटिन में एक एप्लीकेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं। तो या तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इस रिटिन एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है
और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आस्क की जाती हैं, डिमांड की जाती हैं, वो कर्मचारी उनमें वो इन्फॉर्मेशन भरकर आगे फॉरवर्ड कर देता है। या अगर इस तरह का फॉर्मेट नहीं है तो वो एक रिटिन एप्लीकेशन तैयार करता है और इस रिटिन एप्लीकेशन को अपनी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसमें हम लोगों ने जिस मेथड का यूज़ किया वो हुआ रिटिन एप्लीकेशन। तो जब आपने एप्लीकेशन लिखी होगी तो वो लिखित रूप में होगी, उसमें आपने शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, उसमें आपने फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया होगा। तो यहाँ कम्युनिकेट करते हुए मैंने चूँकि शब्दों का, लैंग्वेज का उपयोग किया, तो ये रिटिन कम्युनिकेशन हुआ और ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म हुआ, एक प्रकार हुआ। अब ये जो सेकंड है यह है ओरल या मौखिक। तो आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा आप हर चीज़ को रिटिन में नहीं देते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप सिर्फ मौखिक रूप से जाके ये बता देते हैं कि मैं अभी 15 मिनट के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ। या अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो आप अपने ऑफिस स्टाफ को सिर्फ मौखिक रूप से ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी आगे 15 मिनट तक मैं इस डिपार्टमेंट से बाहर जा रहा हूँ, यदि कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या जब मैं वापस आऊँ तो आप मुझे उस कार्य की जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैंने कम्युनिकेशन किया उसे मैंने शब्दों के माध्यम से किया। हालांकि यहाँ पर मैंने उसे रिटिन फॉर्म में कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई फॉर्म नहीं भरा, लेकिन मैंने वापस अपने डिपार्टमेंट से जाने के लिए एक ओरल इन्फॉर्मेशन उनको दी। तो यदि मैं चाहे रिटिन में दूं, चाहे मौखिक रूप से अपने मैसेज को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाऊं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल किया। इसीलिए हम लोग इससे वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को आप शाब्दिक कम्युनिकेशन या संचार के नाम से भी जानते हैं। चूँकि यहाँ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो हमने इसे कहा वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो दूसरा फॉर्म है या जो दूसरा टाइप है वो क्या है? नॉन वर्बल। तो जैसा यहाँ पर नाम से ही विदित हो रहा है, नॉन वर्बल, अर्थात हम इस तरह की कम्युनिकेशन में जो शब्द हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हों चाहे लिखित रूप से हों, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बिना लिखे, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए भी हम लोग अपना जो मैसेज है उसे जिस व्यक्ति को हम देना चाहते हैं या जो बाकी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव कर लेंगे। तो यह सामान्य परिस्थिति में अगर आप कहें तो बहुत ही आपको सरप्राइजिंगली लग सकता है कि हम लोग बिना किसी शब्द के बोले, बिना किसी व्यक्ति को कुछ लिखित में दिए, किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन का जो एक मेजर पार्ट है वो किसके द्वारा करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि शब्दों के साथ साथ मैं अपने हैंड मूवमेंट से, अपनी वॉइस की टोन से, किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पे एम्फेसिस करके, जैसे मैंने अभी एम्फेसिस बोला, अब मैंने बोला एम्फेसिस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने नॉन वर्बली कुछ मैसेज कन्वे किया। या जैसे अगर मुझे यह कहना हो कि ये थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कहने के साथ साथ कि यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस थ्योरी के नाम पर और इस शब्द पर कि यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर मैंने इस महत्वपूर्ण शब्द पर
ज़्यादा जोर दिया। तो ये शब्द के साथ साथ मैंने जो मैसेज था वो अपने रिसीवर्स तक पहुंचाया। आप देखेंगे कि कितनी सारे समय पर आप लोग बिना कोई शब्द बोले अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। जैसे यदि मैं किसी से नाराज़ हूँ तो क्या मैं हमेशा रिटिन में या वर्बली जाके उससे ये कहता हूँ कि नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ? बहुत सी समय पर हम अपने नॉन वर्बल क्यूज से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से दूसरे व्यक्ति को ये मैसेज कन्वे कर देते हैं कि हाँ, मैं इस समय तुम्हारे किसी व्यवहार या किसी कारणवश मैं तुमसे कुछ हद तक नाराज़ हूँ। आप भी इस तरीके से यूज़ करते हैं। कई बार आप इस तरह के मैसेज को रिसीव करते हैं, कई बार इस तरह के मैसेज को डिलीवर करते हैं। तो आप देखिए, कई बार आप अपने आसपास के जो दोस्त हैं, जो आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, या कभी कभी कहते हैं आप कि नहीं आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो बिना उस व्यक्ति के रिटिन में या वर्बली ये बताए हुए कि मैं खुश हूँ या आज मैं उदास हूँ, उसके नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से आपने ये जानकारी प्राप्त की। अगर आपने देखा कि आज कोई व्यक्ति बहुत हंस रहा है, बहुत खुश लग रहा है, बहुत स्माइलिंग फेस है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, तो आप कहते हैं कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो सकता है उसकी लाइफ में उसने कुछ अचीव किया हो या कोई ऑब्जेक्टिव उसे मिला हो, तो आपने इस कम्युनिकेशन के माध्यम से वो जो जानकारी आपको प्राप्त करनी थी कर ली। या आप कहीं अपने फ्रेंड के पास गए और आपने देखा कि वो ऐसे डल फेस बना के बैठा हुआ है, तो हालांकि उसने यहाँ आपको ये नहीं बताया शब्दों में कि मैं परेशान हूँ या मेरी इस समय कोई परेशानी चल रही है, आपने उसके इस बॉडी लैंग्वेज से, उसके इस फेशियल एक्सप्रेशन से यह अंडरस्टैंड कर लिया कि इस समय शायद ये व्यक्ति किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग यह समझ सकते हैं कि अगर हमें कम्युनिकेशन के सही अर्थ को समझना है तो हमें वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अर्थ को समझना तथा उसके ठीक से फंक्शंस को समझना और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कन्वे करना और दूसरों के नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं उनको ठीक से समझना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अर्थ तथा उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका जो मेन फोकस है वो कहाँ पर है? व्यवहार पर, सिंबल्स पर, एक्सप्रेशंस पर। किससे ज़्यादा? वर्ड्स से ज़्यादा। क्यों? किसी भी मैसेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप देखिए कि बिहेवियर का हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार व्यक्ति के गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन या उसका बिहेवियर, वो बिल्कुल ऐसे चेहरा लटका के चल रहा है, उदास लग रहा है, किस प्रकार हमें कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। सिंबल्स भी हमें हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंट सिंबल्स हैं वो डिफरेंट तरह का मैसेज कन्वे करते हैं। तो जो स्माइली फेस है उसका जो सिंबल है वो एक डिफरेंट मैसेज कन्वे करता है। आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे सिंबल्स देखते हैं जिन सिंबल्स के माध्यम से मात्र से हम लोग जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट कर देते हैं। आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप पर आप पूरा मैसेज टाइप करने के बजाय उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स एक स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं। तो यदि आपको उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करना है
तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, सिर्फ उन सिंबल्स को आप सेलेक्ट करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो जो रिसीवर है उसको ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सिंबल्स के माध्यम से हम लोग अपने मैसेजेस को आगे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशंस, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये क्या करते हैं, हमारे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को देखें और उसकी आंखें ऐसे बहुत ज़्यादा फैली हुई हों, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से ये अंडरस्टैंड करना की कोशिश कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि या तो ये व्यक्ति इस समय सरप्राइज है, या बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो आप बाकी जो और नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उन सबको इंटीग्रेट करते हुए ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि व्यक्ति गुस्से में है या सरप्राइज है या डरा हुआ है। क्योंकि जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज़ मिलकर एक स्पेसिफिक मीनिंग को ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वह है कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये ऐसा नहीं है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन के अपोजिट कोई कॉन्सेप्ट है, कि एक वर्बल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है तो हम उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली एक साथ कार्य करते हैं। अधिकतर समय पर आप देखेंगे कि हम लोग वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं और नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि ये दोनों चीज़ें मिलकर आगे चलकर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करती हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल भी रहा हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे चलकर मिलते हुए एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। और मैं नॉन वर्बली भी ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आगे चलते हुए एक दूसरे में मर्ज होते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ चलती है, एक दूसरे की सपोर्ट करती है, एक दूसरे के मीनिंग को समझने में और मीनिंग के एक्सप्रेशन में हमारी हेल्प करती है। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिकेशन में क्या योगदान है, क्या वो एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है, या वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिवनेस को आगे इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जब कोई सूचना दे रहा होता है तो कई बार वो अधिकतर अपने शब्दों के माध्यम से दे देता है, और जो बाकी उसको इन्फॉर्मेशन देनी है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से दे देता है, जैसा हमने इसी एग्जाम्पल में अभी आपको बताया था। अब ये जो नेक्स्ट इशू है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक आइसबर्ग अगर आपने देखा होगा तो यदि उसे पानी में डाला जाए तो आप देखेंगे कि वो जो मैक्सिमम है वो पानी के अंदर चला जाता है और सिर्फ एक जो छोटा सा उसका पोर्शन है, टिप है, वो आपको बाहर दिखाई देती है। तो यदि अगर हम इसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारा मैसेज है उसे जब हम कन्वे करते हैं तो वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसका जो पोर्शन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पोर्शन से काफ़ी कम है। तो मैसेज का मैक्सिमम पार्ट हम लोग नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, और जो उसका एक स्मॉल सेक्शन है, एक स्मॉल पार्ट है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से आगे कन्वे करते हैं। अब हम लोग आगे ये समझते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बाय नेचर कुछ हद तक एम्बिगुअस है। अब ये एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि जो इसकी ग्रामर है, या आप कहिए जो इसको अर्थ देने का एक साइंस है,
अर्थ देने की एक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कल्चर, परसेप्शन, मोटिवेशन, तुम्हारा अटेंशन, कि जो आप जब आप सुन रहे थे एज ए रिसीवर आपका कितना अटेंशन था। ये सारी चीज़ें मिलकर ये निर्धारित करती हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके जो मैसेजेस हैं उनका अर्थ क्या है। अगर हम लोग किन्हीं कारणवश उनके सही अर्थ को समझने में फेल होते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इनफेक्टिव रह जाता है। आगे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला है कि जितने नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं ये सभी एक कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। यदि मैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई ना कोई एक मैसेज होगा जिसको मैं नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। कई बार हम कॉन्शियसली इस एफर्ट को करते हैं, कई बार अनकॉन्शियसली हम चाह कर भी अपने नॉन वर्बल क्यूज़ को नहीं सप्रेस कर पाते, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक और नए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया, वो है डिसेप्शन को समझना। आप देखेंगे कि यदि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जिस ग्रुप में कभी बैठते हैं, फैमिली में जाते हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, आप बताएं। उनमें एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, तो यदि कोई तुमसे झूठ बोलता होगा तो तुम पकड़ लेते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसके पास ऐसी कोई टेक्निक है जो हमें ये समझने में मदद करती है या ये पकड़ लेती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जबकि साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें वो टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो क्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो क्यूज़ हैं अगर ये उस व्यक्ति में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन में मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति इस समय या तो झूठ बोल रहा है या झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करने का कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं झूठ बोल रहा है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही आधारित है। क्योंकि इसी में हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ये जो कह रहा है क्या वो सही है या इसके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं ये डिफरेंट हैं और ये जो कह रहा है ये डिफरेंट है। तो अगर वो डिफरेंट है, उसके नॉन वर्बल क्यूज़ ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति इस समय हमें झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है। तो इसी के लेकर एक फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से ये डिटेक्ट करने की या ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति इस समय डिसीव कर रहा है, झूठ बोल रहा है या नहीं। इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये कौन कौन से टूल्स यूज़ करती है, चैनल्स यूज़ करती है। वो होते हैं इंडिविजुअल के एक्शंस, जैसे हम यहाँ पर हैंड मूवमेंट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाफेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ठीक है या तो इस समय थके हुए हैं या डरे हुए हैं या भाग के आ रहे हैं। तो एक्शंस, बिहेवियर्स, एक्सप्रेशंस, जैसा हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया कि यदि मेरे फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाएं, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाए तो क्या होगा, मैं कुछ नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से कुछ मैसेज कन्वे कर रहा हूँगा। साइंस, बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जो ये समझाते हैं आपको कि आपका जो कहने का मकसद है वो क्या है और जो कहने का मीनिंग है वो क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, किसके लिए, अपनी जो हमारे पास मैसेज है उसे अपने सेंडर तक कम्युनिकेट करने के लिए। हम लोग साउंड का, टाइम का, स्पेस का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में आगे की स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अर्थ और हम किस प्रकार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग कर सकते हैं या अपने दैनिक जीवन में हम किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, ये समझने के बाद अब हम लोग जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसके बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये किस किस तरीके के फंक्शंस या किस किस तरह की हेल्प हमें हमारी कम्युनिकेशन में देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या अर्थ होता है कि जब दो चीज़ एक दूसरे से विपरीत हों, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हों। तो अब यह समझना ज़रूरी है कि हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस प्रकार से हमें कॉन्ट्राडिक्शन में हेल्प करती है। या आप कहिए कि यदि मुझे दो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज एक साथ देने हों, डबल मैसेज देने हों, ऐसे मैसेज देने हों जिसका दो या दो से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हों और दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों, तो इस परिस्थिति में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मुझे किस तरीके से हेल्प करती है। तो आप देखें, यदि आप किसी व्यक्ति का चेहरा उदास देखें और उससे पूछें कि क्या हुआ और वो आपसे कहे नहीं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब वो ये बात कहे कि नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है, तो आप क्या देखते हैं कि जो मैसेज कन्वे कर रहा है वर्बली और जो इसके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यह समझना ज़रूरी हो जाएगा कि क्या ये व्यक्ति जो कह रहा है वही सही है या इसके नॉन वर्बल क्यूज़ में जो मैसेज छिपा हुआ है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जबकि जो ये वर्बली कह रहा है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस प्रकार हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें कॉन्ट्राडिक्शन में हेल्प करता है। जब हमें दो या दो से ज़्यादा मैसेज एक साथ देने हों, कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस कन्वे करने हों, डबल मीनिंग मैसेज कन्वे करने हों, तो उस समय हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज़ के द्वारा इस तरह के जो फंक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इसका फंक्शन है वो है एम्फसाइज करना किसी पे। तो यदि मैंने 5 मिनट कोई बात कही, लेकिन उस 5 मिनट की जो मैंने बात कही उसमें से मुझे 2 या 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना था, या ये मैं चाहता था कि ये 2 या 3 बात जो मैंने कही हैं ये जो मेरे रिसीवर्स हैं इन तक 100% पहुँचे, या ये चाहता था कि वो लोग ये समझें कि मैं इन 2 या 3 पॉइंट्स के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये करूँगा कि उस टॉपिक से पहले बोलूँगा एम्फेसिस करो इस टॉपिक पे, या उसके साथ साथ मैं नॉन वर्बली भी ये बात कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि ये जो 2 या 3 शब्द बोले गए हैं इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो अभी जैसे यदि मुझे कहना हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे मुझे अगर ज़्यादा एम्फेसिस करना है तो मैं किस तरीके से एम्फेसिस कर सकता हूँ। जब मैं बोलूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो यहाँ मैंने क्या किया, और जब मुझे बोलना हो वर्बल कम्युनिकेशन तो बोलूँ वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला तो मैंने अपने हैंड मूवमेंट से, अपनी टोन से, अपने एक्सप्रेशन से क्या कोशिश की कि नॉन वर्बल जो वर्ड बोला जा रहा है इस पे एम्फेसाइज करना है। तो बिना ये बोले, बिना ये शब्दों का इस्तेमाल किए कि हमें कहाँ पे एम्फेसाइज करना है, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से उस चीज़ पर एम्फेसाइज कर सकते हैं। आप भी जब आपस में कभी बात करते हैं तो देखिएगा कि आपको जिस चीज़ के बारे में एम्फेसिस करना होता है, आप उस शब्द को जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट बदल जाते हैं।
आप उस टॉपिक को और ज़्यादा फोर्स करने का प्रयास करते हैं। जो थर्ड इसका फंक्शन है वो है रेगुलेट। रेगुलेशन का क्या अर्थ है कि जब दो या दो व्यक्ति कम्युनिकेट करते हैं तो इंटरेक्शन करते हैं, तो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इंटरेक्शन को रेगुलेट कर सकता हूँ। जैसे यदि हम दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, जब वो मुझे बता रहा है मैं ना सुनूँ, या नॉन वर्बली मैं ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ कि मेरा अटेंशन नहीं है, या मैं नॉन वर्बली ये करने की कोशिश करूँ कि ठीक है अब मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी है, या नॉन वर्बली मैं ये इम्फेसिस करना चाहूँ कि ठीक है अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप बहुत सारे नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके माध्यम से जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस इंटरेक्शन को रेगुलेट कर पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉम्प्लीमेंट करने का क्या अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यदि मैं खुश हूँ और मेरा जो फेस का एक्सप्रेशन है वो भी ऐसा है जो खुशी के भाव शो कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँ मैं बहुत खुश हूँ आज, और उसके साथ साथ मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी ये शो करें कि ये व्यक्ति खुश है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एक मैसेज है और जो दूसरा मैसेज है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस परिस्थिति में ये जो मैसेज है, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट होने में और कन्वे होने की जो पॉसिबिलिटी है वो अधिक होगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट करने का क्या अर्थ होता है कि किसी के प्लेस पे किसी और का इस्तेमाल करना। जैसे कई बार आप लोगों ने क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में देखा होगा कि सब्स्टिट्यूट उनके साथ हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो जो व्यक्ति है या जो वो ऑब्जेक्ट है, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं, वो कौन करेगा, जो उसका सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हमें वर्बल कम्युनिकेशन के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कार्य करती हुई दिखाई देती है। जैसे यदि हमें किसी ने कोई मैसेज दिया और उस मैसेज का हमें कोई रिप्लाई करना है, तो इस कंडीशन में कई बार हम लोग पूरे वर्ड्स, पूरा सेंटेंस, पूरा मौखिक रूप से उसे बताने के बजाय क्या कर सकते हैं, किसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से उसे बता सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने मुझसे कोई बात कही और कहा कि देखो मैं तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब उसने मुझे पूरी बात बता दी, समझा दी, और उसने मुझसे पूछा कि इस बात को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा, कुछ बोला नहीं। तो इसके माध्यम से मैंने उसे क्या बताने का प्रयास किया कि हाँ, जो तुम कह रहे हो मैं भी वैसा ही मानता हूँ और मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, और जो तुम कह रहे हो वो सही है। अगर मुझे लगता कि नहीं ये जो कह रहा है ये गलत है, तो मैं क्या कर सकता था, तो यहाँ पर हमने क्या कहने का प्रयास किया कि नहीं जो तुम कह रहे हो वो गलत है, नहीं ऐसा, ये जो तुम बात कह रहे हो ये मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ पर हमें शब्दों के माध्यम से कोई बात कहनी है, अपना कोई मैसेज कन्वे करना है, तो उस परिस्थिति में हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग उस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो अब हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस को डिटेल में समझने के बाद आगे ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के समय किस किस तरीके से अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी हमने हैंड गेस्चर्स के माध्यम से बताया,
तो यहाँ पे हमने क्या बताने की कोशिश की, मूव हो रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि अब हम लोग आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने नॉन वर्बल मैसेजेस को कन्वे करते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम लोग उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जिस मेथड या जिस टाइप या जिस मोड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लोग अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उनमें पहला है किनेसिक्स। इसका जो एक बेसिक अर्थ है वह है मूवमेंट। तो जब हम किसी भी तरीके से अपने किसी भी बॉडी पार्ट के मूवमेंट को यूज़ करते हुए अपने किसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इसी तरह के कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप में आता है। किसी भी तरह का मूवमेंट, अधिकतर जो भी मूवमेंट्स होंगे वो सब मिलकर इसी कैटेगराइजेशन में फॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है वह है हेड मूवमेंट या पोस्चर। हेड मूवमेंट का आप बहुत ही सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करते हुए देखेंगे जब हमें कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है। तो जैसे यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि आपको ये करना है, तो आप यस या नो ना कह के क्या कहते हो, हाँ। इसका क्या अर्थ हुआ, क्या कम्युनिकेट हुआ कि ठीक है, यस, पॉजिटिव। लेकिन यदि मुझे ना कहना हो तो मैं मना कर दे, नहीं। लेकिन यदि मुझे हाँ कहना हो तो मैंने अपने जो हेड मूवमेंट है उसको एक स्पेसिफिक मूवमेंट में पुश किया। जब मुझे ना कहना है तो मैंने ना कह दिया। तो इस प्रकार हम लोग अपने हेड मूवमेंट को यूज़ करते हुए जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक महत्वपूर्ण जो तरीका है जिसमें हम लोग अपनी बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, वो है पोस्चर्स। यहाँ पोस्चर का क्या अर्थ है कि किस प्रकार आप अपनी बॉडी को एक टूल की तरह यूज़ करने वाले हैं अपने किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो जो पोस्चर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं, तो यदि आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्पेसिफिक पोस्चर में बैठा है तो आप उससे पूछ लेते हैं, तुम आज उदास हो क्या, या तुम आज थके हुए हो क्या। तो वो पूछता है, नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, नहीं, तुम इस तरीके से बैठे हुए थे ना, तो ऐसा लगा कि तुम थक गए हो। या कोई व्यक्ति यदि बहुत एक स्पेसिफिक पोस्चर में है तो आप उससे पूछते हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। तो वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे खड़े हुए थे ना, ऐसा लगा कि जैसे कोई दिक्कत है और तुम अभी मूव करना चाहते हो। तो ये क्या है, ये डिफरेंट पोस्चर्स हैं जो हमें ये हेल्प कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक मैसेज है वो हम उसे आगे कम्युनिकेट करें। तो पोस्चर्स में भी हम लोग अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पोस्चर और किस किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। तो आप देखिए कि जब अगर हमें ये दिखाना हो कि हम क्लास में अटेंटिव हैं या हम उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा जो बैठने का तरीका है या जो खड़े होने का तरीका है ये डिफरेंट होता चला जाता है। तो पोस्चर्स के माध्यम से, या जैसे अगर हमें ये दिखाना हो कि नहीं, हम तुमसे नाराज़ हैं या हम तुमसे एग्री नहीं कर रहे हैं या हम डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो आपके बैठने का एक अलग तरीका होता है। आप मूवीज़ में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जो मैसेजेस हैं उन्हें कन्वे करते हैं जिनमें डायलॉग भी नहीं यूज़ हुआ है। तो यदि हीरो को वहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाना है तो वो एक स्पेसिफिक तरह के बैठने का जो स्टाइल है उसे यूज़ करते हुए बैठाएगा, तो वो जो डायलॉग है उसके बिना ही ये मैसेज कन्वे हो गया।
या यदि आपको दिखाना है कि रिलैक्स है, तो जिस तरीके से एक रिलैक्स व्यक्ति बैठता है बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करके, तो यदि उस पोस्चर में आपने दिखाया कि हीरो बैठा हुआ है, तो वहाँ पर आप जो कन्वे करना चाहते हैं कि ये अभी रिलैक्स की सिचुएशन है, वो कन्वे हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने हेड मूवमेंट और पोस्चर्स के माध्यम से अपने नॉन वर्बल मैसेजेस को आगे कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आई मूवमेंट या आई कांटेक्ट। आई मूवमेंट और आई कांटेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है जिसके माध्यम से हम लोग जो मैसेजेस हैं उनको कन्वे करते हैं। जैसा सामान्य शब्दों में भी आप इधर उधर बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जो आँखें हैं वो एक आईना का काम करती हैं। आईना इसका मतलब जो व्यक्ति है उसके अंदर जो चल रहा है, जो उसकी रियलिटी है या जो उसकी फीलिंग है, वो आप उसकी आँखों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जैसे यदि क्लास में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें और आपको ये देखना हो कि इस बच्चे को शायद ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्या देखते हैं कि उसका आई कांटेक्ट बनाने का तरीका देखते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि स्टूडेंट है अपना आई कांटेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, ऐसे ही कुछ लिखने की कोशिश करने लग रहा है, इधर उधर ध्यान दे रहा है, तो आप क्या समझ जाते हैं कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका आंसर शायद इसे नहीं आता है। तो ये इस तरह के आई कांटेक्ट को बचाकर हमारे से बचने की कोशिश कर रहा है। या यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आया हुआ है, तब भी आप देखेंगे कि जो उसके आँखें हैं, उसकी जो आँखों का मूवमेंट करने का तरीका है, इसके माध्यम से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अभी क्या ये मैसेज कन्वे कर रहा है। आई मूवमेंट और आई कांटेक्ट के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे नॉन वर्बल जो टाइप्स हैं, जो मेथड हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल 100% तो उचित नहीं होगा कि फेशियल एक्सप्रेशन का सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट होता है। तो जैसा अगर कोई व्यक्ति आप किसी को पहले देखे और देखे कि उसका चेहरा एकदम ऐसे डाउन है, डल है, तो आप क्या समझ लेते हैं कि अभी ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में है। या किसी का फेशियल एक्सप्रेशन आपको ये शो कर रहा है बहुत हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अभी खुश है। तो आप देखेंगे कि जब बुक्स आप इनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे फेस के एक्सप्रेशंस के वहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं, और वो जो पिक्चर्स हैं उनको देखने मात्र से ये समझ में आ जा रहा है कि वो किस तरह का मैसेज कन्वे कर रहे हैं या किस तरह की पोजीशन है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे यदि मुझे गुस्सा दिखाना हो तो क्या होगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा, गुस्से में मैं आ जाऊँगा। यदि मुझे दिखाना हो कि नहीं आई एम कूल, तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मुझे अपने चेहरे से और अपनी बातें कन्वे करनी हो, मुझे दिखाना हो मैं डर गया हूँ, तो जैसी कोई चीज़ दिखेगी तो मेरे चाहे सरप्राइज़ हो तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे। तो इन सब माध्यम से हम लोग अपने जो कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट मैसेजेस हैं उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। तो जहाँ पर हमारी ऐसी परिस्थिति होती हैं जहाँ पर हम वर्बल और शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं। उसके बाद गेस्चर्स। गेस्चर्स में हम लोगों के पास 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला एडेप्टर्स, फिर एम्बलम्स और फिर इलस्ट्रेटर्स। ये तीनों किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं, इसमें जैसे पहला है अडेप्टर। अडेप्टर जब आप टच को इस्तेमाल करते हुए अपने किसी मैसेज को कन्वे करते हैं। अधिकतर हम लोग जैसे एंजाइटी में, अराउजल में, इस तरह के जो मैसेजेस हैं उन्हें कन्वे करते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं
बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे कहीं पे ऐसे स्क्रैच करने लगेंगे, ऐसे करने लगेंगे। तो ये क्या है, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। किस तरीके के लिए, जब आप स्ट्रेस में हैं, या आप देखेंगे कि जब आपको बहुत सारे इमोशन शो करने हैं तो कई बार आप अपने बालों को ऐसे करेंगे, उन्हें सही करने का प्रयास करेंगे, उन्हें कुछ ऐसे शेप देने लगेंगे। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है, जब आप अपने इमोशनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशनल जो स्टेट है, उसे आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं अडेप्टर्स। उसके बाद एम्बलम्स। इनमें क्या होता है, कॉमनली ये एक साइन की तरह होता है और उस साइन का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे यदि यहाँ पर इस तरीके से कोई साइन बनाए तो ये किसका साइन है, विक्ट्री का। तो यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर, अपनी छत पर या कहीं ग्राउंड में ये साइन बना रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये या तो विनिंग टीम में था या ये उन विनिंग टीम का सपोर्टर है। क्यों? क्योंकि अब ये शो करना चाह रहा है कि विनिंग का जो एक इम्प्रेशन है, एक्सप्रेशन है उसे। या आपसे किसी ने कोई बात कही कि हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा, तो आपने उसे इम्प्रेशन दिया, तो इसका क्या मतलब है, हाँ ठीक है हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, इनके माध्यम से हम लोग शब्दों का ना इस्तेमाल करते हुए अपने जो हमारे मैसेजेस हैं उनको आगे कन्वे कर रहे हैं। फिर आगे है इलस्ट्रेटर्स। इलस्ट्रेटर्स का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना, दिखाना। तो जैसे यदि आपसे कोई पूछा जाए कि उस वस्तु का क्या साइज़ था, क्या शेप था, या वो कैसी थी, तो आप कई बार क्या करते हैं, अपने हाथों से बताते हैं। हाँ वो इतना बड़ा था, नहीं इतना बड़ा रहा होगा, नहीं वो इतना सा था, बस वो इतना छोटा सा था, अरे वो उतना उंगली जितना बड़ा था। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं अपने इतना, तो समझ गए लोग कि हाँ ठीक है इतना साइज़ होगा। कई बार आप लोग इस तरीके से अपनी जो मैसेजेस हैं उन्हें इलस्ट्रेशन के थ्रू आगे कन्वे करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जो और हमारे पास टाइप हैं उसमें है हैप्टिक्स। इस तरह के जो टाइप हैं, मेथड हैं, उसमें हम लोग टच के माध्यम से, अर्थात किसी व्यक्ति को छूकर, स्पर्श करके हम अपना जो नॉन वर्बल मैसेज है उसे कन्वे करने का प्रयास करते हैं। इसका हम एक बहुत छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब दो लोग हाथ मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा, टच करेंगे आप। तो जब आप हाथ मिलाएंगे तो कई तरीके से लोग आपसे हाथ मिला सकते हैं। बस एक बार ऐसे इजीली हाथ मिलाया, खत्म। कुछ लोग जब आपसे हाथ मिलाएंगे तो उसे प्रेस कर देंगे। तो जब वो प्रेस कर रहे हैं तो वो हाथ मिला रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस टच के माध्यम से मैंने क्या किया, एक नॉन वर्बल मैसेज जो था मेरे पास वो कम्युनिकेट किया। तो जो दूसरा है उसे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये या तो गुस्से में है या मुझसे नाराज़ है, क्या कहना क्या चाह रहा है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि जब आप किसी को टच करते हैं तो उससे एक मैसेज कन्वे हो जाता है। तो यदि आप देखेंगे कि जब एक मदर अपने बच्चे को टच करती है तो वो जो उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कन्वे होती हैं। लेकिन कई बार जब आप किसी को टच करते हैं तो दूसरे को बहुत अच्छा फील नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये टच वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टूल है उसकी तरीके से मैसेज आगे कन्वे कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब आप गांव में जाते हैं तो पुराने समय पर जब किसी को अपना अफेक्शन शो करना होता है, बड़े बूढ़े होते हैं, तो वो कई बार जब आप उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो ऐसे आपके चेहरे पे हाथ फेरते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय वो जो ऐसे टच करके आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है कि वो एक अपना अफेक्शन शो कर रहे हैं। अब टच के इस मेथड को समझने के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वो है वोकलिक्स। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो वोकल जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब आप किसी से कोई बात करते हैं, किसी से कोई शब्द कहते हैं, तो आप देखते हैं कि वो किस पिच में बात कर रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है।
तो यदि मैं आपसे एक ही सेंटेंस में उस पूरे सेंटेंस के वॉल्यूम को चेंज करूं, तो आप देखेंगे कि शायद मैं कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। तो जैसे आप किसी से बोलें, और तुम ठीक हो, और तुम ठीक हो, यहाँ मैंने क्या चेंज किया? अपना पिच चेंज किया, अपना वॉल्यूम चेंज किया। तो पहले वाले में क्या आपने पूछने की कोशिश की? हाँ तुम ठीक हो, मतलब वो आपका जानकारी लेना चाहता है। दूसरे में हाँ तुम ठीक हो, और तुम ठीक हो। तो इन तीनों में आपने देखा कि हमने पिच और वॉल्यूम को चेंज करते हुए अपना जो हमारा मैसेज है, रियल मैसेज, उसे कन्वे किया। तो अगर आप यही बात किसी से बहुत टोन में पूछें, और ठीक हो, तो इसमें क्या है, एक टोन यूज़ हुई है सटायर की तरह। तो वो क्या मैसेज कर रहा है? अच्छा, जो तुम्हारे साथ हुआ है गलत वो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, तुमसे ही जानना चाहता हूँ। तो मैं सटायर की तरह उससे पूछ रहा हूँ कि अच्छा अब तुम ठीक हो, शायद मुझे पता है कि इसके साथ लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल हुआ है और उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सटायर करना चाह रहा हूँ। तो सटायर करते हुए, किसी को इमोशनली सपोर्ट करते हुए आप देखेंगे कि जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पिच, उसका वॉल्यूम, उसका रेट आप यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी में एक और इम्पॉर्टेंट है वर्बल फिलर। यहाँ वर्बल फिलर का क्या अर्थ है? आप देखेंगे कई बार आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी पूरी बात को के जो बीच में स्पेस है उसे फिल करने के लिए। जैसे आप बोलते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, इनको हाँ ओके फिलर की तरह यूज़ किया उस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग इस तरीके से वर्बल फिलर के द्वारा भी अपना जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं और अपने मैसेज को अपने रिसीवर तक पहुंचाते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास है वह है प्रॉक्सिमिटीज़। इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेस का और डिस्टेंस का। तो आप देखेंगे कि हम लोग कॉमनली अपने आसपास एक स्पेस को ओन करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं तुम मेरे स्पेस में मत आया करो। ये तुम मेरे स्पेस में मत आया करो का क्या अर्थ है कि हम लोगों के आसपास एक अपना एक साइकोलॉजिकल, एक सोशल, एक पर्सनल स्पेस होता है और उस स्पेस को यूटिलाइज करते हुए हम लोग अपना जो मैसेज है, अपना जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, इंटरेस्ट है, उसे कन्वे करते हैं। जैसे यदि कोई आपके बहुत क्लोज़ है, आप उसे अपने बहुत क्लोज़ बुला रहे हैं, मैं किसी को अपने बहुत करीब खड़ा करूं, अपने बहुत करीब ले आऊं, तो इससे क्या मैसेज कन्वे हो रहा होगा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो रिसर्चेस में ये मिला कि हम लोगों के पास जो स्पेस होता है उसमें जैसे पहला है इंटीमेट स्पेस में कितना होता है? 0 से लेकर 1.5 फीट तक जो स्पेस होता है, हम उसमें जो इंटीमेट रिलेशंस हैं उनको या ऐसे लोगों को ही अलाउ करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्पेस होता है वो है पर्सनल स्पेस 1.5 फीट से लगभग 4 फीट तक, अर्थात इतनी दूरी तक कोई हमारे पास है तो वो एक पर्सनल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद सोशल स्पेस 4 फीट से 12 फीट तक, अर्थात ये जो हमारा एक सोशल पर्सपेक्टिव है, एक सोशल आइडिया है, ये हमारा 4 फीट से लेके 12 फीट तक का स्पेस कवर करता है। इसमें हम लोग उन्हीं लोगों को रहना देना चाहते हैं, रहने देना पसंद करते हैं जो हमारे लिए एक सोशल मेंबर की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद पब्लिक स्पेस 12 फीट से ऊपर, तो ये पब्लिक स्पेस है जहाँ पर हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है कि हम उसे इंटरफेयर करें और ये एक पब्लिक स्पेस की तरह हमारी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो अब तक हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे ये डिस्कशन करते हैं कि कल्चर का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है।
तो हम ये देखते हैं, जैसा हम लोगों ने शुरू से ही डिस्कशन में कहा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये काफ़ी हद तक एम्बिगुअस है। इसमें जो मीनिंग है ये कहाँ से गवर्न होता है, वो जो कल्चर है, वो जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, बिलीफ हैं, नॉर्म्स हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो कल्चर हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करके देता है, जैसे कल्चर में नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करता है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैसा हो। तो इसे हम एक सामान्य एग्जाम्पल की तरह समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक जो डिफरेंट कल्चर है, उस एक कल्चर में अगर एक स्पेसिफिक नॉर्म्स है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे या आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो जो हमारे सीनियर्स हैं कई बार जब बाहर जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा, तो वो इसका बुरा मानते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में यदि आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या पीना है, तो उसके लिए आप कम से कम उससे कहेंगे ओके नॉर्मल वाटर। तो यहाँ पर ये क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप एक ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, तो अगर वहाँ पे ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक या वाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है वो आपके इस मैसेज को एक्सेप्ट करे। लेकिन वहाँ कंट्रीज़ में वो लोग मानते हैं कि ये ओके, ये जो मेरी मेहमान नवाजी है इस पे पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जापानीज़ कल्चर है उसमें यदि आप जो आपको खाना मिलता है, जब आप उसे खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो आप एक साउंड क्रिएट करते हैं। तो अगर वो साउंड है, जितना ज़्यादा वो आप उस खाने को खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करता है कि जो खाना है आपको पसंद आया है और आप उसे लाइक कर रहे हैं। अगर और किसी कल्चर में अगर आप खाना खाते हैं और साउंड अगर आप निकालते हैं, तो उस कल्चर में अगर इसे बैड मैनर्स माना गया है, तो उस समय इस कल्चर की वजह से ये जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं इनके मैसेजेस बदलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनमें कल्चर में जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, उनके माध्यम से इनका जो मीनिंग है डिफरेंट होता चला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।